हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास 10 बजे मॉक टेस्ट केवल एक अब चल रहा है, क्योंकि अब सेकंड सेमेस्टर की क्लास चल रहा है। ठीक है, और जैसे ही अगर पीएनपी कोई नोटिस जारी करते हैं तो उसी के आधार पर आप सभी की क्लासेस भी चलाई जाएंगी। अगर डेट शीट अगर बोलती है कि हाँ एग्जाम कराया जाएगा, तो फिर जब डेट शीट आएगा तभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस चलेंगी, वरना अभी सेकंड सेमेस्टर क्लासेस जिस टाइम पे चलती है वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, ताकि जो आपका रिवीजन है वो बना रहे। ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप सभी को डेली 10 बजे और आप सभी को आंसर करना होता है, जो कि हमने कई बार जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, कई बार इसको डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितने भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को, अमावस्या को, अ प्लस ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को 5 सेकंड की टाइम दी जाएगी, तो बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। देखिए, हमने जैसे आज साइंस की क्लास में डिस्कस भी किया था, तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो वो होती है पूर्णिमा को, और जो आपका सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो होती है अमावस्या को। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे 108 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सवाल आता है ना कि चंद्र ग्रहण किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड, चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है, जब जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सूर्य है और यहाँ पे यानी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगर वही बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा, क्योंकि जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी का उपग्रह है, तो जब चक्कर लगाती है तो एक सेध में चली आती है। तो इस तरीके से जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है, तो जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो अमावस्या को होती है, और जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो पूर्णिमा को होती है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो आप इस कंफ्यूज को दूर कर लीजिए। यानी जब आपका चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी चली आती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण यानी जो चंद्रमा है उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, जितने भी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है। तो फ्रेंड, ज्यादा टाइम लगेगा, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 109 की सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को, पूर्णिमा को, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, यानी सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है वो होती है अमावस्या को, और जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो होती है पूर्णिमा को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि वरुण किस स्थान पे है। ठीक है, जो सूर्य से होता है वो किस स्थान पे है, ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आप सभी का आंसर करेक्ट है, पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी होती है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित होती है। कौन सा, तो पृथ्वी। ठीक है, और ये आपका जो पृथ्वी का स्थान होता है वो कितने नंबर पर होता है, तो वो जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे स्थान पे। ठीक है, पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, और उसके बाद आपका पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह, यानी आपका पृथ्वी है और उसके सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो अगर पूछा होता सूर्य के सबसे दूर ग्रह या फिर पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह, तो यहाँ पे आप सभी का जो आंसर होता वही वरुण होता। और अगर हम बात करें तो ये सबसे आपका 8वां ग्रह है, और पहले प्लूटो भी था जिसे हम बौना ग्रह भी कहते हैं, बट इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरुण। ठीक है,
अगला जो आपका प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और हमने कई बार इस तरीके से, जैसे कि ऑप्शन में शुक्र हो गया, वरुण हो गया, शनि हो गया, अगर यहाँ बुध होता तो हम फटाफट बुध का आंसर लगाते। ठीक है, हम ध्यान अगर दिए, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट तो देंगे, बट ऐसा होता है ना जल्दी जल्दी में आंसर करने में गलत हो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तो वो कौन सा है, आपका शुक्र हो जाता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि आपका जो होता है शुक्र और मंगल के बीच में जो स्थित है वो पृथ्वी है। तो यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाता शुक्र। अगर ऐसा पूछता कि पृथ्वी के बाद का ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पे हो जाता मंगल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। अगर यही पूछा होता कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो यहाँ पे अगर हम बुध करते तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। फिलहाल यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर अ यानी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो हो जाएगा शुक्र। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है, यानी पंजाब राज्य से संबंधित है। और आप सभी को कमेंट्स में ये बताना है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। ठीक है, और ये किस नदी पे स्थित है। दो प्रश्न आप सभी के लिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी और हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, ये 2 पॉइंट्स आप सभी को बताना है। ठीक है, 1 पॉइंट तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये किस प्रांत से संबंधित है, तो पंजाब से। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी, कांसे की, तांबे की, लोहे की, सोने की। ठीक है, और मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे आप सभी का आंसर हो जाता तांबे की। ठीक है, और लोह काल में लोहे की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कांसे की। ठीक है, और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 113 का ऑप्शन नंबर अ यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो बनी थी वो किस धातु की बनी थी, तो कांसे की। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, ईरान से, इराक से, तेहरान से, पाकिस्तान से। तो बताइए फ्रेंड मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, क्या होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को हमने पहले भी बताया था, ठीक है, जो आपका सीरीज दिया है राजन सीरीज उसमें गलत दिया है ना। तो मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, तो इराक से संबंधित है। और जो मेसोपोटामिया है वो किस नदी के बीच में, तो दजला और फरात नदियों का बीच में स्थित है मेसोपोटामिया। ठीक है, और ये किस देश से संबंधित है, तो इराक से संबंधित है। और उसमें आप सभी का ईरान दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, तो इराक हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि पिता शब्द हिंदी है तो इसका फारसी शब्द क्या होगा, पाटर, फादर, पिदर, पितरी। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप सभी का गलत ही दिया है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन अ दिया है पाटर, जो कि गलत है। पिता शब्द हिंदी का इसका फारसी शब्द है वो हो जाएगा पिदर, यानी 115 का ऑप्शन नंबर स यानी पिदर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 116 की वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे वंशज, परिवार, भीड़, जन। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को हमने बताया भी था कि इसमें भी ऑप्शन नंबर अ ही दिया है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग कहते हैं। इसमें अगर हमने वैदिक काल हमने जब डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, तो उसमें हमने देखा था कि वैदिक काल में एक तो जन कहते थे या फिर क्लुब कहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि वंशज। तो ये भी आप सभी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्लेनेट। ठीक है, प्लांट लिखा है और उसके बाद प्लैनेट हो जाएगा, उसके बाद पेंट या फिर प्लान। तो बताइए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिवारण, धर्म चक्र परिवर्तन, अपरिग्रह। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। हमने जब बौद्ध धर्म डिस्कस किया था तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया भी था और घटना भी हुआ था जब गृह
त्याग यानी जब गृह त्याग किया जाता है तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, जैन धर्म। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, और आप सभी का आंसर भी करेक्ट है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ये भी जस्ट हमने 5 से 6 दिन पहले डिस्कस किया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जो श्वेतांबर और दिगंबर क्योंकि बहुत ही मतभेद पैदा हो गया, इसके लिए 2 संप्रदाय में बट गया, ठीक है। तो ये पूछा है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है कि कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है, राजतिंगड़ी, जातक कथा, महाभारत, रामायण। तो कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा राजतरंगड़ी, ठीक है, जो कलहड़ का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबंध विवरण है कथन किसका है, प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कार का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, रैमसन का। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबंध विवरण है, ये जो कथन है ये आप सभी का रैमसन का है, ठीक है। अगला जो आप यानी ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है, हम सर्कल भी बना देते हैं। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो फ्रेंड जैसे कि हमने बहुत ही अच्छे से जो पाषाण काल था इसको बहुत ही अच्छे से पाषाण काल को 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स पूरा पाषाण की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी आग की खोज, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए फ्रेंड्स आप सभी को ये बताना है कि जो मध्य पाषाण काल है इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषता आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। और देखिए ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं, तो जिसमें तांबे और पत्थरों का दोनों का यूज होता है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल हमने डिस्कस भी किया था कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पत्थरों का क्योंकि यूज करते थे, बट जो पत्थरों का था बहुत ही भद्दा था, उसका कोई आकार नहीं था। अगर बात करें मध्य पाषाण काल में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, ठीक है। जो भी पत्थर के औजार बने थे, जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो आपका बना था वो कुल्हाड़ी बना था, ठीक है, और सबसे पहला पालतू जो था वो कुत्ता था। बट यहाँ जो क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, तो आप सभी का बिल्कुल आंसर करेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अ यानी नव पाषाण काल में, ठीक है। 124 का ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या फिर समाधियों से। और अगर हम बात करें तो ये आपका 2019 और 2018 का पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो बताइए फ्रेंड्स महापाषाण से तात्पर्य है क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता होता है महा मतलब कि बड़ा, ठीक है, और पाषाण मतलब पत्थर, यानी पर्वत श्रृंखला से ये क्या है संबंधित है, महापाषाण से तात्पर्य। और कई जगह पे समाधियां भी अगर हम अगर बात करें तो समाधियां, बट वहाँ पे गलत हो जाएगा। महापाषाण का जो तात्पर्य होता है वो पर्वत श्रृंखला से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि साम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति, गान। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि हमने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि साम का जो अर्थ होता है वो होता है स्तुति, ठीक है। बट बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि गान होगा, बट देखिए फ्रेंड्स गान नहीं होगा, साम का अर्थ होता है वो होता है स्तुति, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि वेदांग कितने होते हैं, 7, 6, 5, 3। तो बताइए फ्रेंड वेदांग की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड वेदांग की जो संख्या होती है वो होती है 6, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि गैर मान्यता विवाह है ब्रह्मा विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह। अब देखिए कमेंट्स बॉक्स में
सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप एक विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्मा विवाह, आर्य विवाह के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स हम इस पर डिस्कस करते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस पूछा जा रहा है गैर मान्यता विवाह है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा गांधर्व विवाह, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है दूत, पालागल, उग्र, डाकिया। तो फ्रेंड देखिए, हमने आप सभी को पहले भी प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है तो वो कहलाता है पालागल, ठीक है। और उसमें ऑप्शन दूत दिया है जो कि गलत है, तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पालागल। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है प्रद्युत, अजातशत्रु, ठीक है, अशोक, बिंबिसार। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। अभी हमने सेकेंड सेमेस्टर में ही डिस्कस किया था, ठीक है, जो बौद्ध से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि राजुक थे चोल राज्य के व्यापारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, मौर्य शासन में न्यायाधीश, शक, सेना, सैनिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राजुक थे तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स मौर्य शासन में न्यायाधीश। अगला जो आपका प्रश्न है कि सांची का स्फूर्त स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो कई बार इसको हमने डिस्कस किया और आप सभी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला जो आपका प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, मेगास्थनीज, सिकंदर, अरस्तु, ठीक है। तो मेगास्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा और आप सभी का भी करेक्ट आंसर है। शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कनिष्क द्वारा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देती है और आप सभी को आंसर करना है योजना मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद। और 136 आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि, पानी संरक्षण, दुग्ध उत्पादन के वृद्धि से। तो देखिए फ्रेंड 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करना। और ये जितने भी प्रश्न और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल सुबह। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और जो PDF है जस्ट मैं अभी सेंड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।